ऐसा साहित्यिक संसार रचा है जिसे आलोचक आज ज्ञान चतुर्वेदी युग कहकर स्मरण करते हैं। 7 उपन्यास, 12 व्यंग संग्रह, जैसे किसी ने पूछा था कि आप इतने तीखे तीखे सवाल पूछते हो तो आप कभी मुसीबत नहीं पड़ते? मैंने कहा अच्छी बात है, कोई पढ़ता ही नहीं है। हजारों लेख और अनगिनत संस्मरण, उनकी हर रचना में विंध्य की मिट्टी की खुशबू है, जीवन की विडंबना। जो रोज ही बाहर निकल आते थे इधर सामने, बाकी सब भाग गए और रोज हमको पकड़ के वहां हॉस्टल में ले जाया जाता था, नंगा कर रहे हैं, खड़े करके डंडे मार रहे हैं। और फिर लास्ट में तो मुझे दीक्षित साहब थे, शायद दीक्षित साहब ने एक दिन थप्पड़ मारा इस बात के, तुम लोग सारे रोज आ जाते। मध्य प्रदेश के विंध्य गौरवान्वित है अपने विंध्य के सपूत कपाई के, जिनकर कर्मस्थली ये विंध्य है, जन्मस्थली ये विंध्य है। एक हिस्सा बुंदेलखंड जहाँ अपना के जन्म भा, और एक हिस्सा यह बघेलखंड जहाँ अपना के कर्मस्थली बनी है। मतलब विंध्य के इर्द गिर्द अपना पूरा रह गए। पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी आज हमारे साथ हैं। खास बातचीत की थी और आज अपना के द्वारा जो है एक बड़ी बात कही गई, मैकाले के प्रेत पर एक बड़ा व्याख्यान और अद्भुत व्याख्यान कि हम बच्चे पूरा रिवाज साक्षी बना। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे विंध्य में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और व्यंग्यकार भी हैं। ये एक कॉम्बिनेशन जो है जैसे पैरासीटामोल के साथ डिस्प्रिन, इस तरीके से मतलब एक तरीके का ये कॉम्बिनेशन कैसे सर इन दोनों का सामंजस्य बनता है? मैं मान के चलता हूँ, देखिए मैंने तीसरी बार ये बात कह रहा हूँ कि एक लेखक बिना संवेदना के एक अच्छा लेखक नहीं हो सकता, व्यंग्यकार तो हो ही नहीं सकता। बहुत संवेदनाएं चाहिए, बहुत गहरे से समझने के लिए दूसरे को। तो आपके अंदर गहरी संवेदनाएं अगर हैं तभी आप अच्छे लेखक हैं। और मैं मानता हूँ कोई भी डॉक्टर गहरी संवेदना के बिना डॉक्टर बन नहीं सकता। तो जो बन जाते हैं वो डिग्री होना अलग बात है, और एक मरीज को इंजेक्शन ठोक देना और प्रिस्क्रिप्शन लिख देना, डॉक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर एक केवल मरीज देखना और इलाज लिखना वही नहीं है, डॉक्टर उसके बियॉन्ड आपके जीवन में उतरता है, आपके जीवन का हिस्सा हो जाता है। जब एक अच्छा डॉक्टर होता है, हमेशा एक ज़माने में तो होती था, फैमिली फिजिशियंस होते थे, फैमिली आज आपको उसके करीब जाते हो, आप डॉक्टर उसके बन जाते हो तो उस फैमिली का हिस्सा हो जाता है वो किसी तौर पे। कितने लोग हैं, अभी हमारी पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, निकलते हैं भोपाल में तो कोई ना कोई आके पैर छूते, सब ये बच्चा आपने पैदा किया था। वो 28 साल का 30 साल का बच्चा है, तो एक आप उसका हिस्सा हो जाते हैं उसके होने का। तो ये जो संवेदनाएं दोनों मिलती हैं तो ये कहीं भी दोनों डिस्टर्ब नहीं करती, ना डॉक्टर बनना लेखक के तौर पे, ना लेखक बनना डॉक्टर के तौर पे, कहीं एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, एक दूसरे को समृद्ध करते। मैं जो कि डॉक्टर हूँ इसलिए मैं अच्छा लेखक हूँ, हाँ मैं उल्टा करूँगा और मैं अच्छा लेखक हूँ इसलिए मैं अच्छा डॉक्टर हूँ। चलिए, निश्चित तौर पर सौभाग्य की बात है कि सर के दर्शन मिल रहे हैं और सर के या तमाम जो व्याख्यान है वो हमहू बच्चे साक्षी बनन। लेकिन सर जब आपकी किताबें, आपके साहित्य व्यंग्य को बिल्कुल एक व्यवस्था को चीरता हुआ सवाल पूछता है, नरक यात्रा मैंने पढ़ी है, और वो अस्पताल की व्यवस्था को लेकर जो आपने सिस्टम से सवाल पूछा है, व्यवस्था से सवाल पूछा है, उन डॉक्टरों के मन से जो सवाल पूछा है, उस मरीज के दिल से जो सवाल पूछा है, डर नहीं लगता सर कि इतना कठोर कदम आप उठा रहे हैं, जिस पेशे को आप खुद बिलोंग करते हैं उसी पेशे से सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, ये तो कोई सोचते ही नहीं है कि मैं किस पेशे से था। अगर मैं अपने ऊपर भी लिखूंगा तो उतनी निर्ममता से मुझे अपने से प्रश्न पूछना चाहिए। लेखक होने का मतलब ही है, अगर लेखक गणित लगाएगा नहीं वाला कि कौन, और व्यंग्यकार अगर वो गणित लगाने बैठ गया तो हो गया, फिर तो खत्म हो गया। गणित तो लगानी ही नहीं है, आपको जो लगता है वो आप जो दिखता है। और मजे कठिन बात यह है कि आप सवाल इतने पूछे ना, आपने कहा मरीज का सवाल और किसने जवाब दे दिया किसी को जवाब देने की फुर्सत नहीं है। मेरे से किसी ने पूछा था कि आप इतने तीखे तीखे सवाल पूछते हो तो आप कभी मुसीबत नहीं पड़ते? मैंने कहा अच्छी बात है, कोई पढ़ता ही नहीं है आपको गलत है कि आप कोई पढ़ता कौन है? पढ़ ही नहीं रहा कोई, मजे लेती आप। गवर्नमेंट नाराज नहीं होती क्योंकि पढ़ती नहीं है। निश्चित तौर पर कोई पढ़ता नहीं। हम सर के पत्री के बाघ बनी लागे, हालांकि सर लगातार जो है मंच पर बैठ रहे हैं और लगातार जो है सर के द्वारा व्याख्यान देंगे, लेकिन सर आप थोड़ा थोड़ा लेते भी रहे हैं। और मैं आपसे ये लगता है कि विंध्य के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपके उस संघर्ष के दिनों को जानना चाहूँगा जब आपने यहाँ, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं जयराम शुक्ला सर, आपके समोसे का, अनुपम होटल के जिक्र किया और उन्होंने बीहर और बिछिया के पानी का भी जिक्र किया।
कैसा अनुभव था सर इस विंध्य के रीवा धारा का? सर मैंने रीवा पहले कभी देखा नहीं था जी मैं छतरपुर तक तो बुंदेलखंडी आदमी हूँ जी और मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था जी 11वीं में और बहुत बुरे दिन थे उन दिनों में हम वैसे तीनों भाई फिर बाद में यहाँ आए और डॉक्टर बने और वो दिन अच्छे कितने अच्छे थे कि डीन ने अगर सोच लिया तुम बहुत अच्छे हो तो उन्होंने फीस माफ़ कर दी तो मेरी फीस माफ़ कर दी मेरे दोनों भाइयों की फीस माफ़ कर दी हमने बिना फीस के तीनों भाइयों ने यहाँ पे MBBS किया एक भी पैसा नहीं देते थे एक हमें चूँकि मैं पढ़ने में अच्छा था वो खुश थे तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे भाइयों को भी जो आ रहे हैं तो PMT पास करके मैंने कहा सर पैसे नहीं है वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे को बच्चे दोनों भाई आ गए हैं पर आ नहीं पाएंगे पैसे नहीं है उन्होंने कहा आप उनको आने दो और उनको उन्होंने फीस माफ़ कर दी कितना बड़े काम किया हम तब हम तीनों भाई इसी डॉक्टर बन गए मैं आज वहीं बोल रहा था मेडिकल कॉलेज में कि मैं बच्चों से कि मेरे पास एक पैंट एक शर्ट 2 पैंट 2 शर्ट होते थे पूरे MBBS में 2 पैंट 2 शर्ट एक पिताजी का कोट होता था ऐसा वाइट वाला जो मेरी साइज से फिट इसलिए होता था कि मेरे पिताजी थोड़ा छोटे करके थे और थोड़ा मोटे थे पर वो चूँकि मोटे होने के कारण वो फैल जाता था मैं उसको पहनता था और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार मैं ऐसा उजवा वाला कोट पहन के कैसे घूम रहा हूँ जबकि दूसरे लोग क्या क्या फैशन वाला घूमते हैं क्यों मुझे अपने ऊपर हमेशा विश्वास रहा मैंने कहा ये दिन निकल जाएंगे ये दिन है तो निकल जाएंगे तो मैंने यहाँ पर हॉस्टल में जाके रहा नहीं क्योंकि वहाँ पिटाई होती थी तो दिन में तो पिट ही रहे हो और रात में पीटो साला तो हमने कभी हॉस्टल नहीं किया तो हमने यहाँ वहाँ अमैया में एक मकान एक कमरा लेके रहे फिर हाँ नहीं अमैया में तो जो रामायण पांडे जी के बगल में एक पाठक जी रहते थे उनके घर में एक छोटा सा कमरा लेके पिट के आते थे दिन में तो पिटाई होती थी कौन पीटता था? बहुत पीट रहे सब पीटते थे उस जमाने में मतलब पीटने का तो कोई बात ही नहीं थी सर पिटना ही था मतलब आप गए और हम लोग ये हमारे कहाँ है गोवर्धन श्रीवास्तव ये हाँ ये इन्होंने बहुत पिटवाया क्योंकि ये क्या करते थे बाकी बच्चे भाग जाते थे पीछे से जब हमारे क्लास खत्म होती थी तो पीछे के रास्ते से कूद के साइंस कॉलेज में होती थी तो पीछे बहुत रास्ता था निकल के नदी वदी किनारे से भाग जाते ये कहता था ये हमारे काफ़ी सीनियर वरिष्ठ आदमी है हमारे ये अंकल कहलाते हैं तो ये हमारे अंकल थे तो ये कह देते थे कि यार देखो सामने से नहीं गए ना तो साले सीनियर नाराज हो जाएंगे तो हम 5-7 ऐसे गधे थे जो रोज ही बाहर निकल आते थे इधर सामने बाकी सब भाग गए और रोज हमको पकड़ के वहाँ हॉस्टल में ले जाया जाता था नंगा कर रहे हैं खड़े करके डंडे मार रहे हैं और फिर लास्ट में तो मुझे दीक्षित साहब थे शायद दीक्षित साहब ने एक दिन थप्पड़ मारा इस बात के तुम लोग साले रोज आ जाते हैं कोई और नहीं है तुम कहाँ से रोज जाके रैगिंग कराने चले आते हो खड़े हो जाते हो है ना पिट के चले जाते हो तो हम फिर वहां से आते थे साइकिल एक होती थी पिताजी की उसको लेके कमरे में पहुंचता था जाके कोई नहीं था अकेले थे माँ थी उनको छोड़ के आए थे छतरपुर में दोनों भाई थे वो भी छतरपुर में थे रोते रहते थे वहाँ बैठ के फिर रो के फिर किताब पढ़ना शुरू कर देते थे कहीं जाना नहीं बाहर निकलने में डर लगता था बाहर कहते थे वाइट कोट पहन के निकलो नहीं तो आप कोई और कोट कहीं रंगीन ड्रेस पहन के निकले और मिल गए तो भर पिटाई करी जाएगी अब क्या आपने अब तो वाइट कपड़े पहन के निकलो तो पकड़ लेते थे कोई भी अच्छा उस समय तो ऐसा भी होता था कि मेडिकल स्टूडेंट ना भी वो पकड़ लेता था और कुछ बदमाश जो रीवा शहर के लोग जैसे वो सोचते थे अच्छा मेडिकल स्टूडेंट जा रहा तो वो सीनियर बन के आपको रैगिंग लेने लगता था वहीं बीच में मार्केट में कहीं भी तो 3 महीने इतने ख़राब गुजरे कि हमने तय किया कि हम छोड़ देंगे मेडिकल कॉलेज नहीं रहा जा सकता हम छोड़ते हैं यार हम तो MSc केमिस्ट्री करना चाहते थे कहाँ इसमें फंस गए आके माँ बाप ने हमारे प्रिंसिपल ने भेज दिया तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो तुम जाओ तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए मैं सागर यूनिवर्सिटी में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उस जमाने में मेरिट से होता था तो मैं आ गया था तो उन्होंने चलो चलिए तो सर निश्चित तौर पर हालांकि सर के पास हमने यहाँ पे वहाँ के होटलों में खाना खाया था महीने भर के एक राज होटल होता था वहाँ महीने में 50 रुपये में महीने भर का खाना मिलता था और हमारे एक दोस्त थे GP चतुर्वेदी गोमती प्रसाद चतुर्वेदी वो एक बार में 25 रोटी खा जाते थे तो कहीं हम दूसरे होटल में गए तो उन्होंने कहा आपका नाम लिखने का 50 रुपये वाला सोचने का GP चतुर्वेदी नहीं आपको हम नहीं खिलाएंगे
तो साला ये तो महीने का खाने वाला है, ये तो पूरा कितना खा जाएगा। फिर बोला भैया यार हम गोमती प्रसाद चतुर्वेदी दूसरे हैं, हम जीपी चतुर्वेदी, हम 2 रोटी खाने वाले हैं। अच्छा वो शुक्ला जी तो बहुत ही शुक्ला हो। चलिए, निश्चित तौर पर सर धन्यवाद। के सानिध्य मिला और पूरा विंध्य गौरवान्वित है अपना के आगमन से। और सर थोड़ा सा जैसे कि आपके पागल खाना, नरक यात्रा, ये सब विषय सर ऐसे ही आ जाते हैं या फिर व्यवस्था के प्रति बहुत आक्रोश है? अब उम्र ज्यादा हो गई, 73 साल, तो लिख कर उस आक्रोश को व्यक्त करते नहीं, आप क्रांतिकारी होते। क्रांति, ये भी क्रांति है, लिखना एक क्रांति है। जी जी। और आपको जो खराब लगता है, जो अच्छा लगता है, जो अच्छे लगते हैं उनके बारे में अच्छा भी लिखते हैं आप, ऐसे नहीं कि आप केवल विरोध में ही लिखते हैं। सर आलोचना को लेकर आज का समय जो है थोड़ा सा खतरनाक है। कहा जाता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो दबाव डालती है। मैंने यही कहा, कोई पढ़ता नहीं, चिंता मत करें। निश्चित तौर पर हमारे साथ बातचीत है पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, एक बड़ा नाम। हालांकि वक्त न होने के चलते आज उनसे पूरी बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर कब हुई लंबी बातचीत। तब तक रख आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। ये जल्दी का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,